आज तो गर्मी बहुत तेज थी। सब्जी वाला बाहर आया हुआ था तो मधुमती जी भी सब्जी खरीदने बाहर आई थी। अब बेटी और उसके बच्चे यहाँ रुकने के लिए आए हुए थे, इसलिए कई तरह की सब्जियाँ उन्होंने खरीदी थी। आखिर आते ही कुछ न कुछ नया खाने की डिमांड जो हो चुकी थी। मधुमती जी अभी बाहर से काफ़ी सारी सब्जियाँ खरीदकर उस भारी बैग को लेकर घर में आई ही थी कि देखा पूरा कमरा फैला हुआ था। सोफे के कवर कहीं और पड़े हुए थे। सेंटर टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता तो कप का नीचे फैल चुका था। चिप्स और कुरकुरे के खाली पैकेट जहां तहां पड़े हुए थे और उनके दोनों नाती समर और विराज अखबार के टुकड़े कर उसके प्लेन बना बना कर उड़ा रहे थे। हे भगवान, ये क्या पूरा कमरा फैला कर रख दिया। बेटा अभी भी तो साफ किया था मैंने। तुम दोनों 5 साल के हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हें रहने के तरीके नहीं आए। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मधुमती जी अपने दोनों नाती समर और विराज को डांटते हुए बोली। नानी, जब देखो आप हमें डांटती रहती हो, ये मत करो वो मत करो, इससे तो हमारे घर में ही भले थे। समर तुनकते हुए बोला। अरे क्यों अपनी नानी से बहस कर रहे हो? अचानक संगीता बाहर आते हुए बोली। उसे तैयार देखकर मधुमती जी ने पूछा, अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? मम्मी, अब मैं मायके आई हूँ तो सारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तो बाहर घूमने फिरने जा रही हूँ, अब आप संभालो अपने दोनों नाती को। संगीता ने पर्स सोफे पर रखते हुए कहा और अपने बालों को ठीक करने लगी। बेटा थोड़ी तो मदद कर दिया कर मेरी। तो यहाँ तेरे बच्चे को मेरे भरोसे छोड़ करके खुद घूमने चली जाती है। अब मैं घर का काम करूँ या उन्हें संभालूँ? और फिर ये दोनों तो एक जगह टिकते भी नहीं है। मधुमती जी ने कहा, क्या मम्मी आप भी हद करती हो? मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ और आप काम के लिए बोल रही हो। जब काम ही करना है तो अपने घर ही कर लेती, यहाँ क्यों आती? और फिर नानी के घर मस्ती नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? संगीता चिढ़ते हुए बोली। बेटा मेरी उम्र का भी तो थोड़ा लिहाज कर। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। एक तो घर का काम, ऊपर से छोटे बच्चों के पीछे भागते हुए थक जाती हूँ मैं। अब उतनी हिम्मत नहीं रही मुझ में। क्या मम्मी, आप तो सुपर वुमन हो, आप सब कुछ कर सकती हो, कहकर संगीता मधुमती जी को नज़रअंदाज कर अपना पर्स उठाकर घर के बाहर निकल गई। मधुमती जी उसे जाते हुए देखते रह गई और वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। इतने में मधुमती जी के पति जगदीश जी भी कमरे में आ गए। कमरे की हालत देखकर वह मधुमती जी से बोले, अरे ये क्या, इन लोगों ने पूरा कमरा ही फैला दिया और तुम सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? संगीता से कहकर कमरा साफ करवा दो। क्या बोलूं उसे? वो तो अपना पर्स उठाकर बाहर घूमने निकल गई। मधुमती जी धीरे से बोली। इतनी गर्मी में उसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी ना? जगदीश जी ने कहा, घूमने के लिए गर्मी क्या सर्दी क्या, निकल गई वो। मधुमती जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। जगदीश जी को समझते देर नहीं लगी कि संगीता अपने बच्चों की जिम्मेदारी मधुमती जी पर छोड़कर घूमने जा चुकी है। लो चलो, मैं सफाई करवा देता हूँ, तुम खाने में कुछ दलिया खिचड़ी बना लो। नहीं नाना जी, हमें दलिया खिचड़ी नहीं खाना, समर ने कहा। अरे नानी के हाथ की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है, खाकर तो देखो, ऐसी खिचड़ी तुमने कहीं नहीं खाई होगी। जगदीश जी समर से बोले। नहीं नहीं नाना जी, खिचड़ी नहीं खानी। समर के साथ साथ विराज भी बोला। अच्छा पोरिस तो खाओगे, बहुत टेस्टी डिश होती है। जगदीश जी ने अचानक से सवाल किया सुनकर समर और विराज एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर उन्हें पता ही नहीं था कि खिचड़ी क्या होता है, पर क्योंकि सब नया था इसलिए दोनों खुशी खुशी मान गए। सुनकर मधुमती जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह खुशी खुशी रसोई में चली गई। पीछे जगदीश जी ने उस कमरे की सफाई की और जैसे तैसे दोनों बच्चों को बिठाया। खैर थोड़ी देर बाद मधुमती जी ने खूब सारी सब्जियां डालकर
खिचड़ी तैयार की और बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने आ गई। लेकिन बच्चे शांत हो तब ना। आखिर कुछ देर जगदीश जी ने बच्चों को संभाला। उतनी देर मधुमती जी ने आराम किया और फिर मधुमती जी ने बच्चों को संभाला। तब जगदीश जी ने आराम किया। मधुमती जी को अपनी बेटी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। संगीता का जन्म उनकी शादी के 15 साल बाद हुआ था, इसलिए लाड प्यार में पली बड़ी थी। घर का सारा काम मधुमती जी ही संभालती थी, इसलिए संगीता को हमेशा यही लगता था कि उसकी मम्मी सुपर मॉम है, वह हर काम संभाल लेती है। मधुमती जी ने तो संगीता को घर का काम भी उसकी शादी से कुछ महीने पहले सिखाना शुरू किया था। अब पहले तो उम्र थी, इसलिए वह हर काम संभाल भी लेती थी। लेकिन अब इस उम्र में ये उम्मीद करना तो गलत था। संगीता अक्सर ऐसा ही करती थी। जब भी मायके आती थी तो दोनों बच्चों को उनके हवाले कर घूमने फिरने चली जाती थी। जबकि अब मधुमती जी और जगदीश जी की हालत पहले जैसी नहीं थी। लेकिन अब कहने के बावजूद भी नहीं सुन रही। आखिर मधुमती जी ने ठान लिया कि अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाम को जब संगीता घर पहुंची तो मधुमती जी अपने सामान के साथ तैयार थी। घर के बाहर ऑटो भी खड़ा हुआ था। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर संगीता ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे मामा जी के घर जा रही हूँ। वो अक्सर बुलाते रहते हैं पर मैं जा नहीं पाती हूँ। अब तू यहाँ पर हो तो तुम तुम्हारे पापा को इस घर को संभाल लेना। मैं कुछ दिन वहाँ आराम से रहकर आऊँगी, मधुमती जी ने कहा और बिना संगीता की प्रतिक्रिया जाने ही बाहर ऑटो में बैठकर रवाना हो गई। थोड़ी देर तक तो वो यहीं ऐसे खड़ी रही, फिर जगदीश जी के बुलाने पर अंदर आ गई। आखिर ससुराल में तो वो संयुक्त परिवार में थी, जहाँ सास ससुर देवरानी जेठानी सब थे जो बच्चों को संभाल भी लेते थे। सो काम करना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ अकेले दोनों बच्चों को संभालते हुए घर का काम करना संगीता के लिए दुर्भर हो गया था। आखिर दूसरे दिन शाम होते होते तो संगीता ने समर की पिटाई कर ही दी। तब जगदीश जी ने संगीता को डांटा। उनकी डांट सुनकर संगीता रुआसी होकर बोली, देखो ना पापा कैसे परेशान किए जा रहे हैं, आखिर अकेले कैसे काम करूं? मैंने तो सोचा था कि मायके जाकर आराम करूंगी, लेकिन यहाँ पर भी ये सब आफत उल्टा, ये तो ससुराल से भी बड़ी आफत है। संगीता बोले जा रही थी और जगदीश जी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर संगीता ने कहा, क्या पापा आप हंस रहे हो? नहीं बेटा, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम तो अभी जवान हो, फिर भी तुम परेशान हो गई तो जरा अपनी मम्मी के बारे में सोचो। तुम्हें तुम्हारी मम्मी इस उम्र में भी सुपर मॉम नज़र आती हैं। क्या वो नहीं थकती जो तुम उनकी मदद तक नहीं करवाती? सुनकर संगीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नज़रें नीचे कर ली। बेटा, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि माता पिता भी बूढ़े होते हैं। मायके आई हो ठीक है, आराम के लिए आती हो, लेकिन मदद करने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। आखिर उनकी उम्र का भी लिहाज किया करो। अब संगीता को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उस दिन के बाद वह जब भी मायके आती थी तो मधुमती जी की मदद जरूर करवाती थी। हालांकि जगदीश जी और मधुमती जी ने उसे कभी भी नहीं बताया कि मधुमती जी जानबूझकर अपने मायके गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।